पढ़ने वाले हैं विक्टोरियन जो हमारा पीरियड आता है उसके कैरेक्टरिस्टिक। पहले तो अगर हम बात करें तो विक्टोरियन पीरियड हमारा चलता है 1837 से 1901 तक। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक में पहले ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले जो आता है, जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी, 1819 में उनका जन्म हुआ था। 1837 में वो थ्रोन पे आती है और 1901 में जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद विक्टोरियन पीरियड ख़त्म हो जाता है। जो मेजर एस्पेक्ट था इस पीरियड का वो था कि इस टाइम पर जो ब्रिटिश इंपीरियल पावर थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई थी। जो ड्राइव थी सोशल एडवांसमेंट की वो लिटरेचर में इस टाइम पे दिखाई देती है। जो ये पीरियड है इस टाइम पे एस्थेटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया था। 1832 के अंदर रिफॉर्म बिल आया जिसने मिडिल क्लास को भी पॉलिटिकल पावर दी। और इसी टाइम पे जो इकोनॉमिक पोजीशन थी, जो मिडिल क्लास की इकोनॉमिक पोजीशन थी वो अचीव करी जा चुकी थी। जो ये अपना 1832 का रिफॉर्म बिल आया था ये विलियम फोर के टाइम पे आया था। इस रिफॉर्म बिल के बाद स्लेवरी बिल आया था जिसके बाद से स्लेवरी जो थी 1833 में उसको अबोलिश कर दिया गया था और इसको 1833 का स्लेवरी अबोलिशन एक्ट कहा जाता है। अब आगे आता है जो विलियम फोर थे जिनको द सेलर किंग भी कहा जाता है। वो हैनोवेरियन पीरियड के आखिरी मोनार्क थे जिनके बाद की हमारी जो क्वीन विक्टोरिया है वो थ्रोन पे आई थी। 1837 में उनकी डेथ हुई और उन्हीं की डेथ के बाद में जो क्वीन विक्टोरिया थी जो कि उनकी नीस थी वो फिर थ्रोन पे आती है। जो विक्टोरिया है इन्होंने 18 साल की उम्र में ये थ्रोन पे बैठ गई थी। इन्होंने अपने ही कज़न प्रिंस एल्बर्ट ऑफ सेक्स से शादी करी थी 1840 के अंदर। इनका जो रीन है, इनका जो राज है वो 63 साल 7 महीने तक रहता है और ब्रिटिश जो हिस्ट्री थी उसमें सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड उन्हीं का रहता है। इनके बाद एलिजाबेथ टू का आता है जो कि 1952 से और 2024 तक मोनार्क रही है। इसके बाद इनका बेटा एडवर्ड सेवन गद्दी पे बैठता है। 1876 में इन्होंने एम्प्रेस ऑफ इंडिया का जो ताज है वो ले लिया था। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो हाउस ऑफ कॉमन्स से बिलोंग करती थी। इनकी जो एज है, जो विक्टोरियन पीरियड है, उसको डेमोक्रेसी और एजुकेशन में एक बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। 1861 में जो क्वीन विक्टोरिया थी वो विडो हो गई थी क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे प्रिंस एल्बर्ट, उनकी डेथ हो गई थी। इस टाइम पे लिटरेचर में जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ इमर्ज हुई थी दैट इज़ नोवेल। जो नोवेल है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में और ग्रेट परफेक्शन के साथ इस पीरियड में इवॉल्व होती है। बेंजामिन डिज़राइल जो थे उनकी सिबिल और टू नेशंस, जहाँ पे टू नेशंस में वो बात करते हैं रिच और पुअर की, यानी कि जो नेशन है वो रिच है और पुअर है। और सिबिल उसका नाम था और टू नेशंस उसका सबटाइटल था। ये वर्क इनका इसी टाइम पीरियड में पब्लिश होता है। 1851 के अंदर द ग्रेट एग्जीबिशन आता है जो कि क्रिस्टल पैलेस में करा गया था ब्रिटिश अचीवमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। ब्रिटेन ने जो भी अचीवमेंट करी थी उसको दिखाने के लिए ग्रेट एग्जीबिशन किया गया था। बेंजामिन डिज़राइली जो है वो अपनी ट्रायोलॉजी के लिए फेमस थे, जो कि उनकी जो मेन 3 ट्रायोलॉजी आती है एक ट्रायोलॉजी आती है जिसमें कि 3 वर्क आते हैं। कोनिंग्सबी 1844, सिबिल जो कि हमने ऊपर पढ़ा, टू नेशंस 1845 एंड टेंसर्ड 1847। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी टाइम पे जो प्री रेफेलाइट्स थे उनकी जो थियोरी आई थी दैट इज़ आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। प्री रेफेलाइट्स ज़्यादातर पोइट्री, पेंटिंग और प्लास्टिक आर्ट पर ये ध्यान दिया करते थे। मेनली ये पेंटर्स हुआ करते थे जो उन्हीं पेंटिंग्स के थ्रू अपनी पोइट्री को दिखाया करते थे। जो विक्टोरियन ये जो टर्म है इसको जी.के. चेस्टरटन ने दिया था। आर्ट फॉर आर्ट से इसी टाइम पे चला था। 1876 में एजुकेशन एक्ट पास किया गया जिसमें कहा गया था कि जो 10 साल तक के बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस ज़रूरी है, यानी इसमें फीमेल्स को भी शामिल किया गया था। इसके बाद 1846 में कॉर्न लॉ आता है जिसकी इसके प्राइजेस को हाई रखते हैं ताकि ब्रिटिश जो फार्मिंग है उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। इस एज को मिडिल क्लास की एक तरीके से जीत का साल भी माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे मिडिल क्लास के लिए काफ़ी सारे एक्ट आए थे जिसमें से एक हमारा रिफॉर्म बिल था और एक एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट था। अब इसी का जो अर्ली पार्ट है उसी में हाउस ऑफ कॉमन्स को 2 पार्टी के द्वारा हेड किया जा रहा था, विग्स और कंजर्वेशंस। लेकिन 1850 के बाद से जो विग्स थे वो अलग हो गए थे इनसे। 1840 में न्यूजीलैंड भी ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया था। इसके बाद हमारे पास जो मेन जो इस पीरियड में आता है दैट इज़ ग्रेट फैमिन, आयरिश फैमिन या ग्रेट हंगर। 1845 से 52 के टाइम पे ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ा एक ब्लैक डेथ इसको कहा जाता है, ग्रेट फैमाइन आता है। ये एक पीरियड था जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही थी, इमिग्रेशन हो रहा था आयरलैंड में। और यहाँ पे कम से कम लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। जो विक्टोरियन जो पीरियड है इसको एज ऑफ कॉम्प्लीमेंसी भी कहा जाता है।
जो कोलेरा एपिडेमिक है वो 1848 में आया, जिसकी वजह से लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई सिर्फ एक ही हफ्ते में। क्रीमियन वॉर भी इसी टाइम पे लड़ा गया था 1854 में, जिसमें यूके ने रशिया के ऊपर जो वॉर है वो डिक्लेयर कर दिया, और 1853 से 56 तक ये वॉर चला था। क्वीन विक्टोरिया के बाद में 1901 में एडवर्ड सेवन, जो कि उनके बेटे थे, वो थ्रोन पर आते हैं, और एडवर्ड सेवन के आते ही एडवर्डियन पीरियड शुरू हो जाता है। इंडियन रेबिलियन जो हुआ था 1857 में क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे, उसी के ऊपर जे फेरल नाम के एक राइटर थे, जिन्होंने कि वर्क लिखा था द सीज ऑफ कृष्णपुर, जो कि एक फिक्शनल टाउन वो एज्यूम करते हैं कि इंडिया के अंदर है कोई, और उसी के ऊपर इन्होंने ये वर्क लिखा था। जॉन मास्टर ने नाइट रनर्स ऑफ बंगाल लिखा था 1951 में, जो कि एक फिक्शनलाइज अकाउंट है 1857 के रिबेलियन में। एक ब्रिटिश कैप्टन होते हैं भिवानी में, जो कि एक फिक्शनलाइज वर्जन होता है झांसी का। बेसिकली इन्होंने ये वर्क लिखा था जिसके अंदर ये 1857 की रेबेल की बात करते हैं। क्वीन विक्टोरिया ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई थी, अपने जो रीन की थी वो 20 जून 1887 को, और डायमंड जुबली उन्होंने मनाई थी 20 जून 1897 को। आर्नोल्ड को द प्रोफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कहा जाता है। जो विक्टोरियन एज है उसमें क्लैश होता है फेथ और रीज़न के बीच में। जो ये टर्म है विक्टोरियन, ये बेसिकली मोरल अर्नेसनेस को डिस्क्राइब करती है। जो टर्म थी हमारी एग्नोस्टिसिज्म, ये सबसे पहले 1869 में दी थी टी.एच. हक्सले ने, और जो एमिनेंट विक्टोरियन है वो ये वर्क लिखा था लिटन स्टार्चे ने। तो ये हमारे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे विक्टोरियन पीरियड के। थैंक यू।